कभी मैंने ये सोचा नहीं था कि मुझे इस तरीके से राजनीति में आना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो खुद ही पंचायती चुनाव से इसका शुरुआत करने वाली थी। इसी कई लोग और भी हैं जो दावेदारी पेश कर रहे हैं। यंश की बख्शत गढ़वाली नौच, ठीक है, तो मैं बोल दूं कि जो बोलूं हर चीज़ें बिल्कुल, अगर ये मेरे भाग्य में है तो मुझे मिलेगा। अच्छा। और जो चीज़ मेरे भाग्य में है ही नहीं, चाहे मैं कुछ भी कर दूं। केदारनाथ का जो व्यापारी वर्ग है वो भाजपा सरकार से नाराज चल रहा है। ये पिछले साल तक बहुत खुश थी, क्योंकि पिछले साल जो यात्रा चली और उसमें माता जी ने क्षेत्र के सभी लोगों को ये अनुमति मिल गई थी कि वो अपना रोजगार कर सकते हैं, कोई भी, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। तो जनपद ये रहता है कि यार यहाँ श्रद्धालु आए, थोड़ी आजीविका चले, लेकिन फिर बीच में अचानक थोड़ा तनातनी बन जाती है और उसके चक्कर में जो व्यापार होता है वो 2-2.5 महीने चलता है और उनको साल भर कम से कम 10 महीने खाली रहना पड़ता है। व्यापारियों की परेशानी को सीएम साहब की बात को व्यापारियों तक पहुंचाने का जो एक चैनल था, वो तो खुद ही अस्पताल में अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहा था। तो आपकी माता जी के साथ जो कार्यकर्ता जुड़े थे, जो उनके समर्थक थे, उनसे बातचीत हुई इस बीच कुछ चुनाव को लेकर? मुझे सही गलत का फैसला करना आता है और मैं डिसीजन मेकिंग हूँ। भारतीय जनता पार्टी या और पार्टी में ये परिपाटी रही है कि जब कोई डेथ होती है उसके बाद परिवार वालों को वो ये सम्मान देते हैं ताकि वो एक भरपाई हो जाए। अंतिम क्षणों में वो बहुत दर्द में थी, क्योंकि जो उनकी सर्जरी हुई थी वो सक्सेसफुल नहीं रही। मुझे शोक मनाने का भी समय नहीं, क्योंकि अगर मैं बैठी हूँ तो लोग राजनीतिक बातें करते हैं कि अब आपको ये करना है, आपको वो करना है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर ये मेरे भाग्य में है तो इसे मुझसे कोई हटा नहीं सकता। ये तो मेरी माँ के संघर्ष की एक छोटी सी झलक। हाँ, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बगछट में। मैं आपके साथ शोभन सत्य सिंह नेगी। साथियों, जैसे कि आप सबको पता है कि कुछ समय पूर्व केदारनाथ विधानसभा में एक दुखद घटना घटती है। यहाँ जो विधायक थी श्रीमती शैला रानी रावत जी, वो लंबे बीमारी के चलते उनका निधन हो जाता है, जिसके बाद ये सीट रिक्त हो जाती है और लंबे समय से ये कयास लगाए जाते रहे हैं कि आखिर अब कौन इस सीट पर चुनाव लड़ेगा। ऐसे में कई नाम जो है वो सामने आते हैं और उन्हीं नामों में से एक नाम है ऐश्वर्या रावत, जो कि स्वर्गीय विधायक की बेटी भी हैं और तमाम लोग भी दावेदारी कर रहे हैं। आपने भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। मैं राजनीति पे बाद में बात करूँगा। आपने लंबे समय से शैला रानी रावत जी का संघर्ष देखा है, करीब 3.5 दशक से ज़्यादा उन्होंने समाज को दिए हैं। उन संघर्षों के बारे में हमारी जो नई पीढ़ी है वो थोड़ा कम जानती है, उनको कम जानकारी है। पुराने लोग जो हैं, जो क्षेत्र में रहे हैं, उन्हें तो जानकारी है, लेकिन जो युवा पीढ़ी है, तो मैं चाहूँगा कि आप उनको कुछ बताएं। बिल्कुल, जो युवा पीढ़ी होती है उसको उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि जिस गांव में वो आज सड़क से जा रहे हैं, बिल्कुल, उस सड़क को लाने के लिए भी एक बहुत लंबा संघर्ष हुआ है। उन्होंने तो जब अपना होश संभाला तो उन्होंने देखा गांव में सड़क है, पानी है, बिजली है, लेकिन उन्होंने उन संघर्षों को कहाँ देखा जो उनके बड़ों ने किया। तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं। इसे हम जनरेशन गैप भी कहते हैं। हर पीढ़ी में ये आता है, तो ठीक है, वो अपने स्तर से, और ये गैप होना भी ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के बच्चे हैं, उनकी नई सोच है और हमेशा एक ही सोच के सहारे हम नहीं रह सकते। तो मैं खुश हूँ कि वो अपनी जगह सही है। जी, तो कुछ संघर्षों के किस्से आपने भी सुने होंगे, क्योंकि एक विषम भौगोलिक स्थितियों वाला विधानसभा है रुद्रप्रयाग जनपद, पूरी विषम भौगोलिक वाला है। कई चुनौतियां जो हैं वो सामने रही होंगी, तो उन्होंने कुछ किस्से आपको बताए हों संघर्षों के, कई किलोमीटर पैदल चलना। मैं तो देख रही हूँ बचपन से। केदारनाथ यात्रा जब हुई थी तो रात के 2:30-3 बजे वो क्षेत्र से आती थी और मेरे को हमेशा लगता था कि मम्मी, क्योंकि रास्ते तो थे नहीं, जंगलों से जाना था, लेकिन उनमें अपनी क्षेत्र की जनता के लिए इतनी चिंता थी कि वो एक डंडा पकड़ के अपना टिफ़िन तैयार करके, अपने जो साथ के सुरक्षा गार्ड, उनको तब वाइस सिक्योरिटी मिली थी, उनके साथ वो जंगल होके पूरे क्षेत्र में घूमी और एक भी उन्होंने वहाँ पे गांव नहीं छोड़ा, इतनी आपदा के बाद भी।
ये तो मेरी माँ के संघर्ष की एक छोटी सी झलक है। छोटी सी, बिल्कुल। लंबा समय उन्होंने क्षेत्र को दिया है, ऐसे में अब आप भी दावेदारी कर रहे हैं कि अब जो माँ के अधूरे सपने हैं उनको आप पूरा करना चाहती हैं, लेकिन कई लोग और भी हैं जो दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसे में आपके सामने आप क्या मानते हैं, क्या क्या चुनौतियाँ रहेंगी? यंश की बख्शत गढ़वाली नौच, ठीक है जी, तो मैं बोल दूँ कि जो बोलूँ हर चीज़ें बिल्कुल। अगर ये मेरे भाग्य में है जी, तो मुझे मिलेगा। अच्छा, और जो चीज़ मेरे भाग्य में है ही नहीं, बिल्कुल। चाहे मैं कुछ भी कर दूँ, जी, ठीक है। हाँ, लेकिन ये समय बहुत गलत है। जी, कभी मैंने ये सोचा नहीं था कि मुझे इस तरीके से राजनीति में आना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो खुद ही पंचायती चुनाव से इसका शुरुआत करने वाली थी। अच्छा। इसी 2024 में पंचायती चुनाव से। जी, लेकिन ये मेरी बदकिस्मती समझिए कि मेरा आना ऐसे समय पर हुआ जहाँ मेरी माँ की मृत्यु हुई बिल्कुल। और मुझे एक चेहरा बनाकर पेश कर दिया गया। जी, मेरा बस चलता तो मैं अपनी माँ को, चाहे वो वेंटिलेटर पर ही थी, मैं कई टाइम रख सकती थी, लेकिन मेरे हाथ में था ही नहीं। तो ये मेरी एक मजबूरी है जी। जो मुझे इस तरीके की ये जो परिस्थिति है इसको फेस करना पड़ रहा है। अच्छा, इसके अलावा यदि आप चुनाव जीत जाती हैं तो क्या क्या प्राथमिकताएं आपको दिखती हैं कि यार हमारा जो क्षेत्र है ये तो विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला है, क्या कुछ होना चाहिए? मेरे मन में तो बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, जी। लेकिन हाँ, जहाँ तक मैं देखती हूँ जी, अभी हाल फिलहाल जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो लोगों का आजीविका है, उनका रोज़गार है। क्योंकि हमारे यहाँ गांव-गांव में आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है लोगों की। जी, तो सबसे पहले उनकी आर्थिक स्थिति को सही करना, और इसके लिए हमारे पास जो सबसे बड़ा एक साधन है वो है केदारनाथ यात्रा। बिल्कुल। केदारनाथ यात्रा में आपको पता ही होगा, जब से मोदी जी आए जी, उनके आने से ही वहाँ पहले भी भीड़ थी, लेकिन उनके आने से जो प्रचार प्रसार हुआ उससे अब पूरी दुनिया केदारनाथ में आती है। तो वो हमारे पास एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपनी आजीविका को और अच्छा कर सकते हैं। दूसरी चीज़, वहाँ पे स्वास्थ्य समस्याएं हैं, उसको कितना कर पाएंगे इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन हाँ, कोशिश रहेगी कि मैं उस सिस्टम में घुस के कोशिश तो करूं, एक मौका तो दूं कि आखिर मैं कर क्या सकती हूं उस चीज़ के लिए। और तीसरी चीज़ है महिलाओं की स्थिति, तो महिलाओं की स्थिति पे मैं ज़रूर काम करूंगी। चौथा, गायों के लिए भी मैं जैसे देखती हूँ हमारे यहाँ गायों को जैसे बहुत खुला छोड़ दिया जाता है, अगर उनके लिए मैं कुछ काम कर सकूँ। वहाँ पे बंदरों की समस्या, हर गांव में सब परेशान, तो उसके लिए हम कुछ करें मिल बैठ के। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिन पे मैं अपना काम करना चाहती हूँ। अच्छा ऐश्वर्या जी, आपने केदारनाथ का जिक्र किया है और लंबे समय से अखबारों की भी सुर्खियाँ हैं, तमाम सोशल मीडिया की सुर्खियाँ ये बनी रहती हैं कि केदारनाथ का जो व्यापारी वर्ग है वो भाजपा सरकार से नाराज़ चल रहा है। क्या किसी से कुछ बातचीत हुई आपके लिए, या इसमें आप कुछ सोचते हैं? यही जो व्यापारी वर्ग हैं या क्षेत्र की जनता थी, ये पिछले साल तक बहुत खुश थी, क्योंकि पिछले साल जो यात्रा चली और उसमें माता जी ने क्षेत्र के सभी लोगों को ये अनुमति मिल गई थी कि वो अपना रोज़गार कर सकते हैं, कोई भी, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। लेकिन इस बार जैसे मैं बता रही हूँ कि उनकी तबीयत, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, बिल्कुल आप समझ रहे हैं, तो उनकी तबीयत का ख़राब होना भी हमारे हाथ में नहीं था। तो मुझे लगता है कि इसका असर यात्रा पे भी पड़ा। और इसका ये जो एक, मैंने पहले भी अपने इंटरव्यू में बोला कि जो एक संवादहीनता हुई, क्योंकि व्यापारियों की परेशानी को सीएम साहब की बात को व्यापारी तक पहुँचाने का जो एक चैनल था, वो तो खुद ही अस्पताल में अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहा था। तो उसके लिए मुझे खेद भी है, और उसके लिए मैं उस चीज़ का मेरे पे कोई समाधान भी नहीं है, क्योंकि मैं उसमें, वो तो प्रभु की इच्छा थी तो हम कुछ कर नहीं पाए। लेकिन हाँ, भविष्य में अभी भी यात्रा अभी बाकी है, 2-3 महीने की जो यात्रा है उसमें अभी बैठ के मैं खुद भी मिल के व्यापारियों से और लोगों से इसका थोड़ा सा एक थोड़ा नहीं बल्कि प्रशासनिक लेवल पे भी इसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी लेके कि हम इसको कैसे समाधान कर सकते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ
समस्या का समाधान हो सकता है। होता क्या है कि पूरा जो केदार घाटी है, पूरा रुद्रप्रयाग जनपद अगर मैं कहूँ तो पूरा जो रुद्रप्रयाग जनपद ये रहता है कि यार यहाँ श्रद्धालु आएँ, थोड़ी आजीविका चले, लेकिन फिर बीच में अचानक थोड़ा तनातनी बन जाती है और उसके चक्कर में जो व्यापार होता है वो 2-2.5 महीने चलता है और उनको साल भर कम से कम 10 महीने खाली रहना पड़ता है। श्रद्धालु तो इस बार भी बहुत नहीं, श्रद्धालु बहुत आए, लेकिन जो व्यवस्थाएं थी जिसको लेकर नाराज हैं। नहीं, व्यवस्थाएं भी ठीक थी। आपने ग्रास रूट लेवल पे जाके देखा नहीं शायद, लेकिन मैं जो आम यात्री की बात नहीं कर रहा हूँ, जो व्यापारी वर्गों के लिए जो निर्णय थे या जो पंडा पुरोहितों के लिए जिसको लेकर नाराजगी बनी हुई थी, मैं आपको वही बता रही हूँ। इस बार क्या था, जो यात्री लोग आए वो आए, दर्शन करके चले गए, वो रुके नहीं वहाँ पे। तो जितने टेंट वाले थे, जितने होटल व्यवसायी थे या रेस्टोरेंट में थे जिनकी आजीविका थी, वो उससे प्रभावित हो गए, क्योंकि अगर कोई आएगा और दर्शन करके उसी टाइम चला जाएगा तो वो तो सब खाली बैठ जाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि जगह जगह पे उनका जो रजिस्ट्रेशन के बारे में भी बहुत भ्रांतियाँ फैली, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चला ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब शुरू हो रहे हैं, कब खत्म हो रहे हैं। कई बार उनको वहाँ रोका गया, तो वो सब चीज़ें थी। तो वो मिसमैनेजमेंट है, मैं उसके बारे में बिल्कुल मैं उस चीज़ को मानती हूँ, लेकिन उसका समाधान भी है कि उस यात्रा को अलग अलग पड़ावों पे रोका जाए। जैसे कुछ यात्रियों को ऋषिकेश, श्रीनगर, अगस्त मुनि, चंद्रापुरी, गुप्तकाशी और फिर आगे केदारनाथ, ताकि वो रुके। तो जितने लोग हैं उनको, उनके रेस्टोरेंट वाले हैं, ढाबे वाले हैं, वो अपनी आजीविका कमाएं। ये तो समाधान बहुत आसान है, लेकिन इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा त्रुटि हो गई। अच्छा, जब जैसे कि अब सुगबुहाटें चल रही हैं चुनाव को लेकर और शायद अक्टूबर नवंबर में कभी भी इसकी तारीख आ सकती है कि चुनाव होने हैं, क्या जो आपकी माता जी के साथ जो कार्यकर्ता जुड़े थे, जो उनके समर्थक थे, उनसे बातचीत हुई इस बीच कुछ चुनाव को लेकर? अभी तो मैं खुद ही उस शोक में हूँ, और लेकिन ये है कि जैसे मैंने आपको बताया, एक राजनीतिक परिवार से होने का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक आप इसे कहेंगे कि हमें शोक मनाने का भी समय नहीं है। क्योंकि अगर मैं बैठी हूँ तो लोग राजनीतिक बातें करते हैं कि अब आपको ये करना है, आपको वो करना है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर ये मेरे भाग्य में है तो इसे मुझसे कोई हटा नहीं सकता, और अगर ये मेरे भाग्य में नहीं है तो ये मुझे कभी मिल नहीं सकता। तो मैं बहुत इस बारे में निश्चिंत हूँ। और दूसरा, मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं सोचने के लिए मुझसे ऊपर, जो मुझसे कई गुना जिन्होंने जीवन को देखा है, बुद्धिजीवी हैं, और उनके हर फैसले में मैं उनके साथ हूँ। वो जो मेरे लिए सोचेंगे अच्छा सोचेंगे। अच्छा ऐश्वर्या जी, शैला रानी रावत जी का 2017 में भी स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था चुनाव के दौरान। 2022 में वो फिर से सक्रिय राजनीति में आ गई थी और उसी बीच ओखीमठ मंदिरों की सीढ़ियों पे वो फिसल जाती हैं और तब से। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो अंतिम जो क्षण थे वो आपके लिए कैसे थे? अंतिम क्षणों में वो बहुत दर्द में थी, क्योंकि जो उनकी सर्जरी हुई थी वो सक्सेसफुल नहीं रही। तो अंतिम क्षणों में दर्द में थी, मेरे लिए चिंतित थी, मेरी बेटियों के लिए चिंतित थी। वो हमेशा मुझे अकेली बेटी होने के कारण बहुत लाड प्यार में पली बड़ी, तो उनको लगता था कि मतलब कि मेरी बेटी, वो फिक्र करती नहीं। और लेकिन यही रहा कि कुछ चीज़ें मेरे हाथ में नहीं थी, कोशिश हमने पूरी की बस। अच्छा, जैसे कि जब से ये बातें चलने लगी कि उनकी बेटी जो है वो ऐश्वर्या रावत अब चुनाव लड़ सकती हैं, तो ऐसे में लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि ऐश्वर्या करती क्या है, उनकी एजुकेशन क्या है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें लोग जानना चाह रहे हैं। तो आप अपने बारे में कुछ बता दें। सबसे पहले तो मैं जब ये बात आई कि माता जी का देहांत हो गया, उसके बाद अगला कौन लड़ेगा, तो भारतीय जनता पार्टी या और पार्टी होंगी, ये परिपाटी रही है कि जब कोई डेथ होती है उसके बाद परिवार वालों को वो ये सम्मान देते हैं ताकि वो एक भरपाई हो जाए। जैसे हम देखते हैं कि सरकार में भी जब नौकरियां होती हैं, अगर किसी की डेथ हो तो उनके बच्चों को दिया जाता है। तो इसको मुझे आज ये जान के ये परिवारवाद की कई लोग इसको संज्ञा देते हैं, लेकिन मैं आम जनता से ये बोलना चाहती हूँ कि मैंने तो राजनीति में आना ही था, चाहे मैं 3 महीने बाद आती, लेकिन हाँ ये मौका कुछ ऐसा हुआ कि माता जी के आने के बाद ये सब हुआ। दूसरी, जहाँ तक मेरी क्वालिफ़िकेशन का सवाल है, तो मुझे लगता है कि जितने अभी वहाँ पे
जितने भी लोग हैं जी उन मैं ये नहीं बोलती तो मैं काफ़ी उच्च शिक्षित हूँ, जी खुले दिमाग की हूँ और मुझे सही गलत का फैसला करना आता है और मैं डिसीजन मेकिंग हूँ। जैसे मेरी माताजी एक एडमिनिस्ट्रेटर थी, बिल्कुल वो एक प्रिंसिपल थी और तो उनको पता था कि किस चीज़ को कैसे हैंडल करना है, तो मुझे लगता है उनसे ज़्यादा मैं डिसीज़न लेने में समर्थ हूँ, जो मैंने आज तक देखा। जी और दूसरी चीज़ मैं आम जनता से ये भी बोलना चाहूँगी, जो लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, हज़ारों लोग, उनका तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं बिल्कुल जो बिना बात के मुझसे नाराज़ हैं, जो बिना बात के मुझे अपना दुश्मन समझ बैठे हैं। तो मुझे पता ही नहीं, हालांकि वो मुझसे 2 मिनट भी नहीं मिले और वो मेरे बारे में जानते भी नहीं हैं। तो मेरा बस उन लोगों से यही हाथ जोड़कर विनती है कि इस तरीके से एमएलए का चुनाव लड़ना मेरा कभी कोई सपना नहीं रहा। ये परिस्थितियां हो गई जो मुझे इस तरीके से आना पड़ा, और जहाँ तक राजनीति में आने का सवाल है वो तो मैंने आना ही था, चाहे वो मैं 3 महीने के बाद आती। लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप इस तरीके से बिना जाने, बिना मुझसे मिले, इस तरीके से अपने मन में मेरे लिए द्वेष ना पालिए, क्योंकि एक बार मुझे मिलिए, मुझे जानिए, फिर अपनी कोई राय कायम करिए। तो ऐश्वर्या जी, आपने लंबा संघर्ष देखा अपने माता जी को और उम्मीद है वो संघर्ष आगे जो आपको अनुभव है वो काम आएगा। तो हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।